नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आज हम हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। माने केपी चौधरी साहब हैं, ऑल इंडिया एससी एसटी जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं वर्तमान समय में। और साथ ही साथ देश के बड़े राजनीतिक दल, लोक दल, जो अजीत सिंह ग्रुप है, जो जयंत सिंह चौधरी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वर्तमान में जो देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है और उसके बाद में जिस प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम की कुर्सी गई और फिर उसमें कुछ ऐसे कथावाचक कूद गए जिन्होंने श्राप तक दिया कि अगर आप जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली है वो नरक में जाएंगे और जिन लोगों ने दिलवाई है वो भी नरक में जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 22 प्रतिज्ञाओं से राम जन्मभूमि अयोध्या में राम की जो चूल्हे हैं वो हिल गई। और एक तरीके से कहिए कि वहाँ पर जो पुजारी हैं, आपने वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक लोकतंत्र में जहाँ कानून है, जहाँ संविधान है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप कानून की शरण में जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुली चुनौती जो है वो दे दी और ये कहा कि जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सर कलम करके लाएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि लोक दल अपने आप में अकेला पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन किया था। तो अब इस मामले पर उनकी पार्टी की और खास तौर से केपी चौधरी की क्या राय है? चौधरी साहब, जो ये कहा गया है कि जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सर काट करके लाएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि वाहियात जैसे देश का माहौल खराब करने वाला एक कुप्रयास, जो भी जिन तत्वों ने भी ये बात कही है, जो भी हिंदू धर्म के जो भी वो हम तो कहेंगे कि बहुत जिम्मेदार लोग माने जाते हैं और जिम्मेदार लोगों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि भारत का संविधान है, उसमें हर मतलब ये समझो अपराध की सजा निर्धारित की गई है। तो हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार हम आचरण करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जबरन राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने लिया और उसके बाद में फिर जो हालात इस देश के अंदर पैदा हुए, उसको लेकर के जो गुजरात के अंदर जो पोस्टर लगाए एक राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उससे अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा बैकफुट पर आए और उन्होंने सबसे पहले तो हमारे समाज का जो हमारा भाई राजेंद्र पाल गौतम है उसका इस्तीफा लिया। और सबसे बड़े अफसोस की और दुख की बात है, मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसको सभी लोगों ने वोट दिया है। ऑटो वालों ने वोट दिया है, एससी एसटी के लोगों ने वोट दिया है, ऑटो वालों ने वोट दिया है, गरीब लोगों ने वोट दिया है, माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन जब राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे का मसला आया तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उनके समर्थन में आज तक खड़ा नहीं हुआ। बड़ी अफसोस की बात है कि राजेंद्र पाल गौतम अभी तक ऐसी पार्टी में विधायक भी बने हुए हैं और उसकी सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र भी नहीं दिया है। तो जब 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन केजरीवाल ने नहीं किया और केजरीवाल ने उल्टे उसके जाकर के कहा कि बाबा, जो हमारा करेंसी है भारत की, उस करेंसी पर गांधी जी के साथ में उन्होंने कहा कि इसमें गणेश की और लक्ष्मी की मूर्ति लगनी चाहिए। अगर वो बाबा साहब को मानते और बाबा साहब के अनुयायी होते तो कहते डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया भारत का, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जो है गांधी जी के साथ में लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पंजाब के समय में, क्योंकि 30% आबादी पंजाब में एससी समाज की है, वहां पर उन्होंने भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो का इस्तेमाल किया, वहां पर उन्होंने सरकार बनाई। और अब गुजरात में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं से जब बैकफुट पर आए और उन्होंने हमारे समाज के इस मंत्री का जबरन इस्तीफा लिया और उसके बाद उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा कि भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए। तो इसके क्या बाद क्या में क्या गुजरात इसके बाद में ये जो दौड़ है हिंदू देवी देवताओं को जो है यहाँ पर उनकी मदद लेने की जो एक दौड़ हो रही है, उसमें फिर जब ये देखा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी जो 22 प्रतिज्ञाओं का मामला था उसमें जो पीछे बैकफुट पर आए थे, उसको उन्होंने ये गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के माध्यम से रिकवर कर लिया है। तो इसके बाद फिर जो है हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु थे उनको फिर इसमें दिक्कत हुई और उन्होंने दोबारा कर से राजेंद्र पाल गौतम के मसले को फिर दोबारा कर से उठाया और उठाकर कहा कि साहब इनकी गर्दन कोई काट के लाएगा तो 50 लाख देंगे और ऐसा होना चाहिए, नरक में जाएगा। जो ऐसी चीजें हैं जिनको
समझे, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो मेरा कहना है ये सब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये प्रयास हैं, और मैं यह कहूँगा कि भारत में जो लोग सत्ता में हैं, उन लोगों को राजनीति तो वो करें, लेकिन राजनीति का स्तर भी मेंटेन करके चलें। इस तरह की जो राजनीति है, उससे भारत के अंदर जो माहौल है, वो सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, और हमें अभी तक ये कहा जाता था कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो लोग, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, वो बड़े कट्टरपंथी होते हैं। वो किसी की जान ले लेते हैं, किसी की जान मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन हाल ही में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के 22 प्रतिज्ञा प्रकरण के बाद में जिस प्रकार से आया है, जैसे अयोध्या से जो है वो इस प्रकार की घोषणा की गई, वीडियो बना करके बाकायदा कि 50 लाख रुपए की गर्दन काट के लाने वाले को इनाम दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र में क्या आपको लगता है कि ये लोग खतरनाक हैं, इन पर वेल लगना चाहिए या इनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से जिस आदमी ने भी ये कहा है, भारत के संविधान में सभी, मैंने कहा, अपराधों के लिए प्रावधान है। जिन लोगों ने भी ये घोषणाएं की हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। अब एक चीज बताइए, अगर जो उन्होंने कहा, अगर इसका उलट दूसरा समाज भी अगर यही चीज करना शुरू कर दे, तो भारत का सौहार्द बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? तो जिन लोगों ने भारत का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ संविधान के तहत जो प्रदत्त प्रावधान, उनके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजें करने का दुस्साहस ना कर सके। तो सर एक सवाल और है, वो ये कि दलित मंदिर में जाता है तो पिटाई हो रही है, मूर्ति छू रहा तो जुर्माना हो रहा है, पिटाई हो रही है। वो भगवान का नाम ले रहा है, जाप कर रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। और दूसरी तरफ अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे देवी देवता को नहीं मानूंगा और आज मैं कसम खाता हूँ, तब भी लोग नाराजगी। तो ये जो कुछ लोग हैं, ये चाहते क्या? मतलब भगवान को माने तब भी पिटाई, और ना माने तब भी नाराजगी, तब भी 50 मतलब तब भी हत्या और 50 लाख का इनाम है। देखिए, ये जो व्यवस्था है इस देश की, मैं कहूँगा कि मैं तो पहले से ही पिछले सरकार की नौकरी में जब था, तब भी आपने देखा जी। कि आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए दिल्ली में लाखों-लाखों लोग इकट्ठे हुए, जी। और सरकार पर दबाव बना, फिर संविधान में संशोधन हुए। जब भारत बंद का आंदोलन हुआ, तो आपने देखा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हमने एक सांसद से कहा कि आप हमारे समाज की आवाज़ उठाते हैं, हमारा एक भाई जेल में बंद है, चंद्रशेखर आज़ाद, और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। उसके बाद में भी आपकी सरकार ने उस पर आसूका लगाया, उसे बंद कर रखा है, क्या आपने संसद में आवाज़ उठाई? तो उसने कहा नहीं, तो हमने उसका, आप जाइए, हमने मंच से उनको नीचे भेज दिया, सारे देश ने देखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यवस्था है इस देश की, ये व्यवस्था इस टाइप से डिजाइन की गई है कि इस देश की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी जातिगत भावना से ग्रस्त है। हर फैसला जाति के आधार पर होता है, हर चीज में जातिवाद है, और ऐसा है कि ये जातिवाद इस देश के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नासूर बन करके उभरेगा। और मैं चाहूंगा कि हम लोग भारत के संविधान को मानते हुए, भारत के संविधान में जो प्रावधान उनको माने, भाईचारा पैदा करें एक दूसरे का। मैं कहना चाहता हूं देश के लोगों से, एक सवाल मैं करता हूं कि एक बात है, सवाल इस बात का है कि जब एक दलित बेटी 13-14 साल की होती है, और उस लड़की को जब खेत में ले जा करके उसके साथ में दूसरे समाज के जो लोग हैं, समझे, वो लोग उसके साथ जब रेप करते हैं, तब वो अछूत नहीं होती वो? फिर उसकी हत्या करके, नहीं कि उसकी चुन्नी से उसका टांग करके जब सुसाइड करते हैं, सोचो अगर तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या इस देश की बेटी नहीं है? क्या उस बेटी के साथ जो ये अन्याय होता है, इस अन्याय को, समाज को, इसका कंडम नहीं करना चाहिए? क्या जाति के आधार पर योग्यता जिन लोगों में है, मैं आज कहूंगा, अगर प्रशासक की बात करें तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, अगर समीक्षा इस भारत में की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो आज पूरा देश उन्हें एक अच्छे प्रशासक के रूप में देखता है। दलित समाज की बेटी हैं, पूरा देश जानता है उनका प्रशासन। चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति से आप बात करिए, वो कहता है कि बहन जी का जो प्रशासन था, अपने आप में अतुल्य था, अपने आप में समझ बात था, मतलब उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो कहने का मेरा मतलब, लेकिन क्योंकि वो दलित समाज से आती है, इसलिए प्रधानमंत्री कुर्सी तक वो नहीं पहुंच पा रही है, उसमें बाधाएं हैं, और उन्होंने कल पीड़ा भी जाहिर की है कि भाई ये तो ब्रिटेन में तो आप ऐसा भारत मूल का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत में दलित समाज का जो पैदा हुआ व्यक्ति शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर अगर योग्यता को आप टालते रहेंगे, तो इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये साफ तौर पर कहना यह है कि जातिवाद से सबको उभरना चाहिए, जातिवाद की भावना से सबको आगे आना चाहिए, और हम सब लोगों को मिलकर जुलकर इस भारत राष्ट्र को एक सबल राष्ट्र बनाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो साहब आपको ये लगता है कि जो लोग, जिनको जाति के आधार पर मान सम्मान मिल रहा है,
जिनको जाति के आधार पर जो है वो एक श्रेष्ठ बने हुए हैं, जिनको जाति के आधार पर प्रमोशन मिल रहा है, जो जाति के आधार से पिछले कई हज़ार सालों से एक सिस्टम पर काबिज़ है, तो वो जातिवाद को क्यों छोड़ेंगे? वो अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ेंगे? ये जो तमाम लोग कह रहे हैं कि जाति छोड़ो, भारत जोड़ो, तो ये तो कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कितना विषमता भरा, कितना दुर्भावना उनके साथ हुई। उनको पढ़ते समय दिक्कत, उसके बाद नौकरी करते समय दिक्कत, और जब वो लंदन से वापस आए तब उन्होंने यहाँ पर उनके साथ तब दिक्कत। तो हर स्तर पर उन्होंने दिक्कत को झेला, लेकिन कितना महान व्यक्तित्व था। संविधान बनाने का जब नंबर आया तो उनके मन की वेदना उन्होंने कहीं उस संविधान में जाहिर नहीं होने दी। उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरा समाजवाद रखा, सबका ध्यान रखा, महिलाओं का ध्यान, इवन भारत की महिलाओं को मतलब न्याय दिलाने के लिए जो हिंदू कोड बिल वो लेकर आए। और जब हिंदू कोड बिल इस देश के हिंदुओं ने ही संसद में गिरा दिया, तो उसके आहत होकर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इससे बड़ी मिसाल और भारत में क्या हो सकती है समाजवाद की? ये समाजवाद, ये SC ST के लिए नहीं था हिंदू कोड बिल, ये भारत की महिलाओं के लिए था। तो हमारा आदमी चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह काम कर रहा हो, IAS हो, IPS हो, चपरासी हो, हमारा आदमी माली का काम कर रहा हो, हमारा आदमी जूती काट रहा है, कोई भी आदमी कहीं पर भी काम कर रहा है, वो 100% ईमानदारी से, देशभक्ति के साथ में और अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। जो भी आपने कहा कि जातिवाद से जिन लोगों को लाभ हो रहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उनको क्षणिक लाभ तो हो रहा है, लेकिन काश अगर वो राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, देश हित की बात करें, तो उनका ये आचरण निश्चित रूप से भारत के संविधान के खिलाफ भी है, और एक जो गौरवशाली हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं ये उसके खिलाफ भी है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को अपनी जो संकीर्ण मानसिकता है उससे निकलना चाहिए, और देश के अंदर सबके साथ बराबरी का, भाईचारे का एक वातावरण बना करके हम सबको भारत को एक सबल राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप थे KP चौधरी साहब, यही सवाल मुझे उनसे पूछने थे कि वर्तमान समय में जो जाति के आधार पर और ख़ास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दी गई बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं से, वो कहते हैं कि बाबा साहब के फ़ोटो पर माला और विचारों पर ताला। एक तरफ बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का ज़िक्र मुल्क भर में चल रहा है, और दूसरी तरफ वहीं जो है वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के मंत्री का इस्तीफ़ा, तमाम पूरा शोर-शराबा और फिर उनकी जान की कीमत 50 लाख लगाना, नरक व सुरक का भय दिखाना, और उसी में फिर तमाम रसूखदार लोग जो हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, चाहे अन्य किसी पदों पर हैं। तो ये दिखाते हैं कि लोगों का चेहरा कुछ और है और चेहरे के पीछे जो चेहरा है, वो कुछ और है। KP चौधरी साहब पुराने आंदोलन से जुड़े रहे, फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े रहे, सरकारी नौकरियों में रहते हुए भी 40 लाख सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, उसकी लड़ाई लड़ते रहे, रोड से लेकर के संसद के प्रांगण तक। और उसके बाद में अब नौकरी में नहीं है, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय महासचिव है, उसके बावजूद भी वो हमेशा मुखर तरीके से समाज की का जो दर्द है उसको बयाँ करते हैं। उनसे बातचीत करने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना था कि उस पूरे प्रकरण पर उनकी व्यक्तिगत राय जो है और उनका पार्टी का जो रुख है, वो क्या। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।